मैं डॉक्टर ए के सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी कॉलेज दुर्ग। आज केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हम बात करेंगे, रासायनिक बलगतिकी। इसके द्वारा अभिक्रिया की दर को हम ज्ञात करते हैं। इसके बीच जो कंटेंट्स होंगे, व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स, रिएक्शन रेट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट, रेट लॉज, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, मॉलिक्यूलरिटी वर्सेस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट second order reaction, units of rate constant, half life of a reaction, how to determine the order of reaction, कैसे हम अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात करेंगे, अभिक्रिया की दर को निकालेंगे, और आर्हेनियस समीकरण, कोलिजन थियरी। सबसे पहले काइनेटिक्स जानने के पहले हम ये जानना चाहेंगे थर्मोडायनेमिक्स, कोई भी अभिक्रिया फिजिबल है या नहीं, अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। तो थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, जिसमें गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी का मान यदि ऋणात्मक है, 0 से कम है, तो अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है। यदि डेल्टा जी का मान धनात्मक है तो अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित नहीं होगी। द फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विच कैन बी प्रेडिक्टेड बाय थर्मोडायनेमिक्स, as we know that delta G is less than 0 for feasible reaction or for spontaneous reaction. ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन delta G is equal to delta H minus T delta S. Extent to which a reaction will proceed can be determined from chemical equilibrium, and speed of chemical reaction, that is the time taken by a reaction to reach equilibrium, it explained by kinetics. The branch of physical chemistry which deals with the rate of reaction and mechanism is called chemical kinetics. Chemical kinetics ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके द्वारा हम अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया की क्रियाविधि की जानकारी लेते हैं। इस स्टडी के द्वारा हम ज्ञात करते हैं किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण करने में कितना समय लगता है। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, हाउ रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, कैसे कोई अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है। टू नो द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, किसी भी उत्पाद की अधिकतम यील्ड, अधिकतम उत्पादन क्षमता किस कारकों पर निर्भर करती है, किस कंडीशन में होगी। इस मेन आउटलाइंस ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स, सबसे पहले हम रिएक्शन रेट, हाउ वी मेजर रिएक्शन रेट, रेट लॉज, हाउ द रेट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, कैसे अभिक्रिया की दर अभिकारक की मात्रा पर निर्भर करती है। इंटीग्रेटेड रेट लॉज, हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट लेफ्ट और टाइम टू रीच ए गिवन अमाउंट, हाफ लाइफ ऑफ पीरियड, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रीच 50% ऑफ द रिएक्शन, कितने समय में अभिकारक का 50% समाप्त होता है। फिर उसके बाद आर्हेनियस समीकरण, हाउ रेट कांस्टेंट चेंजेस विद टेम्परेचर, दर स्थिरांक का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप परिवर्तन पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू की चेंज होती है, किस प्रकार चेंज होगी वो हम आर्हेनियस इक्वेशन से जानेंगे। मैकेनिज्म लिंक बिटवीन रेट एंड मॉलिक्यूलर स्केल प्रोसेसेस, मैकेनिज्म के द्वारा हम ये पता करते हैं कि कोई भी अभिकारक उत्पाद में किस प्रकार से परिवर्तित। रिएक्शन रेट, सबसे पहले हम अभिक्रिया की दर को जाने। 0 सेकेंड पर यहां पर 1 मोल ए और 0 मोल बी, मीन्स बी यहां पे प्रोडक्ट है और ए अभिकारक है। शुरू में केवल और केवल आपको दिख रहा है यहां पर
A मोल है, मीन्स A अभिकारक है यहां पर, लेकिन 20 सेकेंड के बाद A B में कन्वर्ट हो रहा है। जो ब्लू से आपको दिख रहा है वो प्रोडक्ट B है। तो 20 सेकेंड के बाद 0.54 मोल A बचा और 0.46 मोल B बना। आफ्टर 40 सेकेंड 0.3 मोल A बचेगा और 0.70 मोल B बन रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है, अभिकारक का सांद्रण कम हो रहा है और उत्पाद का सांद्रण लगातार बढ़ रहा है। Rate of reaction can be determined by monitoring the change in concentration of either reactants or product as a function of time. तो अभिक्रिया की दर की हम बात करें, यदि अभिकारक के सांद्रण को लें समय के साथ, ये ऋणात्मक वैल्यू है। ऋणात्मक का मतलब अभिक्रिया की अभिकारक का सांद्रण समय के साथ घटता है, जबकि उत्पाद का सांद्रण समय के साथ बढ़ता है। तो यहां पर डेल्टा, ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा टी चेंज इन टाइम, प्लस साइन इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज इंक्रीज्ड, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन उत्पाद का बढ़ेगा यदि समय धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। रिएक्शन रेट डिफाइन, कैसे हम रिएक्शन रेट को डिफाइन करेंगे? ये ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है। चेंजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट आर रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज द रिएक्शन रेट। यहां पर सिंबल जो डेल्टा है वो चेंज के लिए है, परिवर्तन के लिए है, जबकि स्क्वायर ब्रैकेट ये डिनोट करता है सांद्रण को, कंसंट्रेशन को। तो रिएक्शन रेट होगा चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यहां पर वाई स्केल जो है वो कंसंट्रेशन है और टी समय। रिएक्शन रेट को एक्सप्लेन करने के लिए हम एवरेज रिएक्शन रेट, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन और इनिशियल रिएक्शन रेट, इसमें दो टेंजेंट ड्रा किया गया इस ग्राफ में। ग्राफ आपका ब्लू लाइन से यहां पर है। पहला टेंजेंट ये है, इसके द्वारा हम इनिशियल रिएक्शन रेट निकालते हैं और इंस्टेंटेनियस किसी एक पॉइंट पर, यहां पर ये पॉइंट इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट को दर्शाता है। इनिशियल रेट में 0 से लेकर हम कितने समय तक टाइम इंटरवल लेते हैं और समय सांद्रण जो अभिकारक का होगा कितना परिवर्तित हो रहा है, इसके बीच में tan थीटा जो होता है वो y बाई एक्स हम ले सकते हैं। मीन्स कंसंट्रेशन में जो परिवर्तन हुआ अभिकारक के और समय में y बाई एक्स, इसी के द्वारा हम रिएक्शन रेट को मापते हैं, मेजर करते हैं। यहां पर ग्राफ आप देख रहे हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। वाई एक्सिस सांद्रण का है और एक्स एक्सिस टाइम का है। इसमें ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, अभिकारक का सांद्रण धीरे धीरे समय के साथ घट रहा है, जबकि उत्पाद का सांद्रण समय के साथ लगातार बढ़ रहा है। इसलिए हम यहां पे कहेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बराबर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, मीन्स अभिकारक के घटने की दर बराबर उत्पाद के बढ़ने की दर। एक्सप्रेसिंग रिएक्शन रेट्स, हाउ टू एक्सप्रेस रिएक्शन रेट्स। एक एग्जांपल लिया गया यहां पर। There are many ways to express the reaction rate. The relationship among equation depends on the equation, the expression and reasons for their relations of the reaction. एक इक्वेशन लिया गया 2NO plus O2 it gives 2NO2. तो रिएक्शन रेट जो होगा, जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो लिखा गया है, उसको हम डिवाइड करेंगे। तो जैसे यदि हम ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में लेते हैं, ऑक्सीजन रिएक्टेंट है तो माइनस साइन होगा क्योंकि डिक्रीज होता है रेट, जबकि प्रोडक्ट के लिए हमेशा इंक्रीज होता है, इसमें पॉजिटिव साइन होगा। तो ऑक्सीजन के संदर्भ में यदि हम देखें, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू 1/-1/2 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी, एंड दैट इज इक्वल टू प्लस
1 upon 2 delta concentration of NO2 upon delta T. Make sure you can write expression for any reaction and figure out the relationship. For example, give the reaction rate expression for this equation. 2N2O5 is equal to 4NO2 plus O2. कैसे हम इस इक्वेशन के रेट इक्वेशन को लिख सकते हैं? तो यहां पर होगा रेट दैट इज इक्वल टू -1 upon 2 d N2O5 upon dt that is equal to plus 1 upon 4 d NO2 upon dt that is equal to plus d O2 upon dt. एक चीज इसमें मेंशन करना चाहेंगे हम कि डेल्टा यूज करते हैं एवरेज रेट के लिए जहां पर ज्यादा परिवर्तन होता है, ज्यादा सांद्रता में परिवर्तन है, जबकि हम डी यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस तात्कालिक अभिक्रिया की दर के लिए. तो यहां पर हमने तात्कालिक डी यूज किया है, इसका मतलब तात्कालिक अभिक्रिया की दर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. तो जो रेशियो इसका 2:4:1 या स्टोइकोमेट्रिक रेशियो को हम इस तरह से फाइंड करते हैं. यदि रिएक्टेंट है तो माइनस, प्रोडक्ट होगा तो प्लस लेते हैं. जो 2 लिखा गया वहां पर ये 1/2 हो गया, तो -1/2 t N2O5 dt is equal to plus 1/4 d NO2 upon dt that is equal to plus d concentration of expression of reaction rates and their stoichiometric relationship. Consider the reaction 2N2O5 gives 4NO2 and O2. The rate of disappearance of nitrogen pentoxide that is equal to minus delta concentration of N2O5 upon delta T, and that is the rate of formation of NO2 is equal to delta concentration of NO2 upon delta T. Rate of formation of O2 is equal to plus delta concentration of O2 upon delta T. So rate of disappearance of N2O5 is equal to rate of formation of NO2 as well as rate of formation of O2. तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 minus delta concentration of N2O5 upon delta T that is equal to plus 1/4 delta concentration of NO2 upon delta T that is equal to plus delta concentration of O2 upon delta T. जनरल एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन रेट्स. यदि कोई सामान्य अभिक्रिया है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ये क्रमशः अभिकारक और उत्पाद है. ए और बी अभिकारक के मोलों की संख्या, सी और डी उत्पाद के मोलों की संख्या है. तो अभिक्रिया की दर को हम कैसे लिख सकते हैं? एवरेज रेट के लिए हम डेल्टा यूज करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हम स्मॉल डी यूज करेंगे. तो एवरेज रेट इज इक्वल टू -1/a डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा टी that is equal to -1/b delta concentration of b upon delta t that is equal to plus 1/c delta concentration of c upon delta t that is equal to plus 1/d delta concentration of d upon delta t. रिएक्टेंट के लिए डिक्रीज क्योंकि माइनस साइन है, जबकि प्रोडक्ट के लिए इंक्रीज मींस पॉजिटिव साइन है. तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट. इंस्टेंटेनियस रेट के लिए वही इक्वेशन है, सिर्फ डेल्टा को हम रिप्लेस कर दिए हैं स्मॉल डी से. -1/a डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू -1/b डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी एंड दैट इज इक्वल टू 1/c डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/d स्मॉल डी.
इक्वेशन है, द रिएक्शन 2N2O5 gives 4NO2 plus O2 takes place in a closed container. It was found that the concentration of NO2 increases by 1.6 into 10 to the power minus 2 moles per liter in 4 seconds. Calculate the rate of reaction and the rate of change of concentration of N2O5. सबसे पहले हम स्टोइकोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे इसका। Rate of change of concentration of N2O5 is equal to minus 1 upon 2 d concentration of N2O5 upon dt, or minus dN2O5 by dt is equal to 2 into rate, but rate is equal to 1 upon 4 d concentration of NO2 upon dt is equal to 1 upon 4 into 1.6 into 10 to the power minus 2, जो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर NO2 का फॉर्मेशन कितने सेकेंड में, 4 सेकेंड मीन्स डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो ये वैल्यू होगी रेट की 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो डिक्रीज इन concentration of N2O5 with time, that is rate, is equal to 2 into 10 to the power minus 3 mole per second per liter per second। क्यों? क्योंकि यदि हम dN2O5 dt निकालेंगे तो 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा रेट में, 2 into rate, so 2 into rate is equal to this one, so 2 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second, that is the rate of formation of rate of decrease in N2O5। What is the unit of rate? Here unit of reaction rate, that is unit of concentration, unit of concentration हम ले सकते हैं मोल पर लीटर, टाइम सेकेंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, डेज में हो सकता है, तो रिएक्शन रेट की जो इकाई होगी वो मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर डे पर ईयर, कुछ भी हो सकता है टाइम। The power of exponent of concentration of a given reactant in the rate law, it indicates the degree in which the rate depends on concentration of that particular reactant। या हम दूसरे वर्ड में बोले, the sum of powers of the concentration of reactants in a rate equation is referred to as overall order of reaction। It means अभिक्रिया दर में लिखे गए अभिकारक के सांद्रण के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि होती है। ये जनरल इक्वेशन है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ई, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ई, दीज आर द रिएक्टेंट्स and these are converted into products। The rate law for this reaction takes the form, that is the rate is equal to K, K is rate constant, concentration of A to the power X, concentration of B to the power Y, concentration of E to the power Z, where K is rate constant. So X, Y and Z are the small whole numbers, are simple fractions, and they are rate order with respect to A, B and E. With respect to A, order of reaction X, with respect to B, order of reaction Y, with respect to E, order of reaction Z. So overall order of reaction is X plus Y plus Z, and this is called overall order of reaction। What are the factors which affect the reaction rate? अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले क्या कारक होंगे? तो सबसे पहले अभिकारक की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक के सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है, अभिकारक के सांद्रण का
अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर कैसे परिवर्तित होती है, अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्र, देन सबसे पहले अभिकारक की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इन होमोजेनियस रिएक्शन सिस्टम द रेट इज अफेक्टेड बाई, कंसीडर दिस रिएक्शन, एक इक्वेशन है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फेज में है, HCl एक्वस मीडियम में, इसके अभिक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड H2O और कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है। बट दिस रिएक्शन इज क्वाइट फास्ट। तो यह अभिक्रिया फास्ट क्यों होगी? यहां पर आप देखेंगे कि HCl इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड, बिकॉज HCl को जैसे ही हम पानी में डालते हैं वो 100% आयोनाइज होता है ड्यू टू आयोनाइजेशन, और लगभग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये है तो 100% आयोनाइजेशन इसका होता है। इसका मतलब ये होगा कि एक्वस सॉल्यूशन में HCl के अणु नहीं बचेंगे, ये 100% आयोनाइज होकर H+ और Cl- में हो जाता है। तो H+ आयंस कैपेबल है कैल्शियम क्लोराइड से डायरेक्ट रिएक्ट करके और वो अपना प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन एक अभिक्रिया नीचे लिखी हुई है जो काफी स्लो है। क्यों ऐसा होगा? इसमें कैल्शियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड से रिएक्ट करता है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है जबकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों में अंतर क्या होगा? दोनों में प्रोडक्ट देखिए CO2 है, H2O कैल्शियम एसिटेट बन रहा है, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड था। तो ये क्रिया बहुत फास्ट है और ये क्रिया बहुत स्लो है। क्यों? रीजन ये होगा कि आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्टर एज कंपेयर टू द रिएक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन कोवैलेंट कंपाउंड्स। एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो आयनीकृत बहुत आसानी से नहीं होता है, यदि आयन इसका होता है तो बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसिटिक एसिड का इसमें आप देख सकते हैं HCl 100% आयनाइज्ड होता है H+ और Cl- में, जबकि एसिटिक एसिड यहां पर आप देख रहे हैं कि 100 है, बट इसके आयनाइजेशन के पश्चात केवल H+ 3% और एसिटेट आयन केवल 3% बनता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो OH बॉन्ड है दैट इज द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विच कैन नॉट डिसोसिएट इजिली, इसलिए H+ आयन बहुत कम बनता है और अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट से जो होती है वो बहुत स्लो होती है। तो इसका निष्कर्ष ये होगा कि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स में अभिक्रिया होती हैं वे अभिक्रियाएं स्लो होती हैं, मंद गति से होती हैं, जबकि आयनिक अभिक्रियाएं बहुत ही फास्ट गति से होती हैं, क्योंकि जैसे कोई सॉल्यूशन में हम डालते हैं वो तुरंत आयनीकृत हो जाती है, आयनाइज्ड हो जाती है, अपोजिट चार्जेस दोनों मिलकर प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। दूसरा है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रण का क्या प्रभाव पड़ता है। एक इक्वेशन लिया गया, जिंक और HCl के बीच अभिक्रिया होगी, हाइड्रोजन गैस बनेगा और जिंक क्लोराइड बनता है। हाउ कुड यू फॉलो द प्रोग्रेस ऑफ दिस रिएक्शन? आप यहाँ पे देख सकते हैं एक में जिंक लिया गया है और HCl का सांद्रण 1 मोलर है, जबकि जिंक के साथ HCl का कंसंट्रेशन 2 मोलर कर दिया गया। तो व्हाट हैपेंस, हुआ क्या? जैसे ही आप सांद्रण बढ़ा दिए अभिक्रिया की दर बढ़ गई। There are more particles of acid per unit volume in the 2 molar acid than there are in 1 molar acid. So there will be more collision between the acid and zinc particles in the stronger acid, giving faster reaction. जैसे ही आप एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं उसमें HCl के अणुओं की संख्या बढ़ती है, उसकी वजह से जिंक और HCl के अणुओं के बीच कोलिजन बढ़ता है, संघट बढ़ जाता है और इसकी वजह से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे अभिकारक का सांद्रण बढ़ेगा अभिक्रिया की दर बढ़ती जाएगी। सो इसका रिजल्ट ये हुआ कि हायर द कंसंट्रेशन फास्टर द रिएक्शन। तीसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, मॉलिक्यूलर कोलिजन इंक्रीजेस, सो द रिएक्शन रेट
आर इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाते हैं वैसे वैसे अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उनके बीच में संघट की संख्या, कोलिजन जो है वो बढ़ता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। इन जनरल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल और ट्रिपल। एक एग्जांपल लिया गया है कि यदि 290 केल्विन ताप पर अभिक्रिया की दर 4 मोल पर लीटर पर मिनट हो तो 310 केल्विन पर अभिक्रिया की दर क्या होगी? इसके लिए हमको जानना पड़ेगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता क्या है? इसके लिए जस्ट बता दिया गया कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। जैसे हम 10 डिग्री बढ़ाएंगे, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। तो यदि 290 पर अभिक्रिया की दर 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड है तो 310 केल्विन पर अभिक्रिया की दर क्या होगी? इसके लिए सिंपल एक इक्वेशन है कि रेट इज इक्वल टू गामा टू द पावर डेल्टा टी बाई 10। यहां पर जो गामा है वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी होती है। इसका मतलब गामा की वैल्यू 2 है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी होती है। यहां पर 290 पर 4 मोल पर लीटर दिखा हुआ है और 310 पर पूछा गया, तो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ? 310 में से 290 घटाइए, 310 माइनस 290 डिवाइडेड बाई 10, 20 का डिफरेंस है। सो दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर नहीं 24। यहां पर जो लिखा है अभिक्रिया की दर 4 है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट यहां पर 4 है क्योंकि रेट लिखा है 4, तो टोटल हर 10 डिग्री पर होगा। जैसे हम 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो 4 का 8 होगा, फिर 10 बढ़ाते हैं तो 8 का 16 हो जाएगा। इसलिए ओवरऑल रेट जो होगा उसका 16 मोल पर लीटर पर मिनट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट को यहां पे एक्सप्लेन किया गया है कि प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी अथवा 3 गुनी होती है। तो यदि हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कांस्टेंट लेते हैं और 35 पर दोनों का अंतर 10 डिग्री का है तो जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो 2 या 3 के बीच में होगा। मींस वही 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर 2 गुना अथवा 3 गुना हो जाता है। नेक्स्ट एक इक्वेशन है, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2 टाइम्स। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड? अब यहां पर है कि यदि हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर दोगुनी होती है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दें तो अभिक्रिया की दर क्या होगी? हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे। यहां पे गामा की वैल्यू 2 है। 50 डिग्री का मतलब अंतर जो होगा वो 50 डिग्री का होगा डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 2 टू द पावर 5। इसका मतलब जो उत्तर आएगा वो 32 टाइम्स। तो यदि हम तापक्रम को 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया की दर 32 गुना बढ़ जाएगी।